हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूइंग सॉल्यूशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो आइडियल सॉल्यूशंस आर सच सॉल्यूशन which obey Raoult's law। तो जो सॉल्यूशन रॉल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं उन सॉल्यूशंस को क्या कहा जाता है? आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो देखो, अगर आइडियल सॉल्यूशन बिहेव करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, सच सॉल्यूशंस आर मेड फ्रॉम similar type of liquids। तो आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए जो लिक्विड्स यूज किए जाते हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए, जिससे ए बी इंटरेक्शन, जब आप दो लिक्विड्स को मिक्स करेंगे ए और बी को, तो वहां पर जो ए बी इंटरेक्शन बनेंगी, क्योंकि आपने सिमिलर काइंड के लिक्विड्स को मिक्स किया है, तो ए बी इंटरेक्शंस आर सिमिलर टू ए इंटरेक्शन। जब प्योर ए रहा होगा तो उसमें ए इंटरेक्शन रही होंगी, एंड बी बी इंटरेक्शन। जब प्योर बी रहा होगा तो उसमें बी बी इंटरेक्शन रही होंगी। और जब आप इन दोनों लिक्विड्स को आपस में मिक्स कर देंगे तो एक नई इंटरेक्शन डेवलप होंगी, ए बी इंटरेक्शन, जो कि इनसे सिमिलर होंगी। सेकेंड, एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यहां पर कोई नई इंटरेक्शन नहीं हो रही है। एंथैल्पी चेंज कब होती है? जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं और एक नया बॉन्ड बनता है, और जो नया बॉन्ड होता है अगर वो स्टेबल होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अगर एक स्ट्रांग बॉन्ड बना है तो एनर्जी रिलीज होती है। और पहले से अगर रिएक्टेंट अगर स्ट्रांग था और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं अगर उसके बॉन्ड वीक बन रहे हैं तो वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। बट यहां पर जो इंटरेक्शन हो रही है वो सिमिलर टाइप की है, तो यहां पर एंथैल्पी चेंज क्या रहता है? ड्यूरिंग मिक्सिंग 0। वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग इक्वल टू 0। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं तो मिक्सिंग हो रही है, तो रेंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स बड़ा होगा। रेंडमनेस ऑफ पार्टिकल बड़ा होगा तो एंट्रोपी चेंज यहां पे क्या रहने वाला है? ग्रेटर देन 0, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि दो लिक्विड्स को हम मिक्स कर रहे हैं, मिक्सिंग हो रही है, रेंडमनेस बढ़ रही है, तो उससे एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब क्योंकि ये रॉल्ट्स लॉ को ओबे कर रहे हैं, तो यहां पर जो आपका एक्सपेरिमेंटल प्रेशर होगा, एक्सपेरिमेंटल पार्शियल प्रेशर, वो किसके इक्वल आएगा? रॉल्ट्स लॉ के प्रेशर के बराबर आएगा। क्योंकि ये सॉल्यूशन रॉल्ट को ओबे कर रहा है, तो जैसे आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हैं तो वो इक्वल आएगा रॉल्ट्स लॉ के, दैट इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। यही तो कहा था रॉल्ट्स ने। सिमिलरली अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकाल रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो इक्वल आएगा थ्योरेटिकल वैल्यू के, दैट इज कैलकुलेटेड बाय रॉल्ट्स लॉ, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। और सिमिलरली जो आपका टोटल प्रेशर ऑब्जर्व होगा एक्सपेरिमेंटली, वो भी टोटल थ्योरेटिकल प्रेशर के बराबर होगा, दैट इज पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो ये आपके पास आइडियल सॉल्यूशंस है। तो कुछ एग्जांपल्स की बात करें, अगर आइडियल सॉल्यूशंस को बनाने के लिए जो लिक्विड मिक्स किए जाते हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं। जैसे
पहला एग्जांपल है आपके पास ब्रोमोफॉर्म प्लस आइडोफॉर्म, सेम काइंड के लिक्विड्स हैं, जैसे एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन, जैसे इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। तो आप देख सकते हैं कि सारे सेम टाइप के लिक्विड्स हैं, सिमिलर टाइप के लिक्विड्स हैं। तो ऐसे लिक्विड्स आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं और इनका कोई भी कॉम्पोजिशन ले लिया जाए, कोई भी कॉम्पोजिशन, लाइक आप इसको 10% ले लें, इसको 90% ले लें, तब भी ये रॉल्स को ओबे करेंगे। आप इसको 20 ले लें, इसको 80 ले लें, तब भी ये रॉल्स को, एट एनी कॉम्पोजिशन दे विल ओबे रॉल्स लॉ, सो दैट्स व्हाई दे आर आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें आइडियल सॉल्यूशन का, तो ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड्स। जैसे इस पॉइंट पर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, तो पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए है। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 0, तो पार्शियल प्रेशर 0 हो जाएगा। अब आप आगे की तरफ जाएंगे तो ए का कॉम्पोजिशन बढ़ाया जाएगा, 10% कर दिया तो आपके पास कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आएगा। ए की कॉम्पोजिशन को 20 कर दिया और बी को 80 रखा, फिर कुछ वेपर प्रेशर आएगा। तो क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को ये फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटली एक स्ट्रेट कर्व हमें ऑब्टेन होती है। अब अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पर आपका a 100% कर दिया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ a 1 हो जाएगा। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ a 1 हो गया तो आपका पार्शियल प्रेशर कितना आने वाला है, दैट इज इक्वल्स टू पी ए नॉट। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, पी ए नॉट हो जाएगी। अब a अगर 100% था तो उस टाइम पर b आपने कितना लिया होगा, 0%। अब b है ही नहीं तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, 0। अब अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आप b की कॉम्पोजिशन को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर आपने b को कितना कर लिया, 10%, तो a आपका 90% रहा होगा, तो ये आपके पास कर्व आई। सिमिलरली यहाँ पर आपने b कर लिया 30%, तो a आपका 70% रहा होगा। ऐसे ऐसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इस पॉइंट पर आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ b, क्योंकि आपके पास a 0 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ b कितना हो जाएगा, 1, यानी कि b 100% है। तो अगर b आपका 100% है तो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ b किसके बराबर आएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ b 1 हो गया तो पार्शियल प्रेशर हमारे पास आएगा पी बी नॉट। अब ये थोड़ा सा इसे नीचे बनाया जा रहा है क्योंकि हमने शुरुआत में ही बोल दिया था कि a इज मोर वॉलेटाइल देन b, ये स्ट्रेट लाइन है। और अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें तो यू विल गेट टोटल प्रेशर Pt इक्वल्स टू Pa प्लस Pb, दिस इज Pb नॉट। ये लाइन किसको ओबे कर रही है, Pa इक्वल्स टू Pa नॉट XA। ये लाइन किसको ओबे कर रही है, Pb इक्वल्स टू Pb नॉट XB। सो दिस इज द कर्व फॉर आइडियल सॉल्यूशन। क्योंकि ये रॉल्स को ओबे कर रहा है तो इसका कर्व बिल्कुल सिमिलर है रॉल्स लॉ के। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन वी हैव इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? सच सॉल्यूशन which do not obey राउल्स लॉ। जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते उनको कहा जाता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो दे शो डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड such solutions are made by mixing different type of liquids। जब आप different type of liquids को mix करेंगे तो वहां पर आप देखते हैं कि जो आपका ऑब्जर्व्ड प्रेशर आ रहा है वो रॉल्ट लॉ के प्रेशर से डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये रॉल्ट्स को ओबे नहीं कर रहे हैं। तो क्या कंडीशन है नॉन आइडियल के लिए? आपकी जो ए बी इंटरेक्शन होंगी, क्योंकि यहां पे दो डिफरेंट लिक्विड्स को मिक्स किया गया है, तो जो ए बी इंटरेक्शन होंगी वो टोटली डिफरेंट होंगी। किससे डिफरेंट होंगी? ए इंटरेक्शन से और बी बी इंटरेक्शन से। आपके पास प्योर लिक्विड ए रहा होगा तो उसमें ए इंटरेक्शन रही होंगी, फिर आपके पास प्योर लिक्विड बी रहा होगा उसमें बी इंटरेक्शन रही होंगी, और जब आप उसको मिक्स करेंगे तो एक नई इंटरेक्शन डेवलप होंगी जिनको कहा जाएगा ए बी इंटरेक्शन। अब क्योंकि डिफरेंट लिक्विड मिक्स किए जा रहे हैं तो ये इंटरेक्शन भी डिफरेंट होने वाली है। सेकेंड, यहां पर क्योंकि नए बॉन्ड्स बन रहे हैं तो यहां पर आपका एंथैल्पी चेंज नॉट इक्वल टू 0 होगा। वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 होगा। आपका जो ऑब्जर्व्ड पार्शियल प्रेशर आएगा, वो थ्योरेटिकल वैल्यू के इक्वल नहीं होगा, रॉल्स लॉ के बराबर नहीं होगा। यहां पर आपका जो ऑब्जर्व्ड पार्शियल प्रेशर आएगा वो रॉल्स लॉ के इक्वल नहीं होगा। फिर आपका जो टोटल प्रेशर आएगा वो भी रॉल्स लॉ के इक्वल नहीं आएगा। मतलब ऑब्जर्व्ड टोटल प्रेशर इज नॉट इक्वल टू टोटल प्रेशर कैलकुलेटेड फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास दो तरीके के हैं। बनते कब हैं? जब डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड्स को आपस में मिक्स किया जाता है। तो पहला टाइप है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation from Raoult's law। और सेकंड है आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing negative deviation from राउल्ट्स लॉ। अब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये है कि जो वेपर्स बन रहे हैं वो एक्सपेक्टेड से ज्यादा बन रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका? अगर वेपर एक्सपेक्टेड से ज्यादा बन रहे हैं, इसका मतलब जो ए बी इंटरेक्शंस बन रही हैं, ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन AA interaction and BB interaction। जो आपकी नई इंटरेक्शन यहाँ पे डेवलप हो रही हैं वो प्योर लिक्विड AA इंटरेक्शन और प्योर लिक्विड BB इंटरेक्शन से वीक है, तभी तो वेपर ज्यादा बन रहे हैं। वेपर ज्यादा बन रहे हैं तभी तो वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, तभी तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करें, आपके पास यहां पर आ रही है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये हुआ कि जो वेपर्स है वो पहले से कम बन रहे हैं, एक्सपेक्टेड से कम बन रहे हैं,
और वेपर कब बनेंगे, जब आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पहले से स्ट्रांग हो गई हूं। तो यहां पर जो आपकी ए बी इंटरेक्शंस हो रही होंगी आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शन। ठीक है, यहां पर जो आपका ऑब्जर्व्ड पार्शियल प्रेशर आ रहा है वो रॉल्ट लॉ से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इंटरेक्शन वीक हुई है तो वेपर प्रेशर ज्यादा ही आने वाला है। आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आ रहा है वो भी जो ऑब्जर्व्ड आ रहा है वो रॉल्ट लॉ से ज्यादा आ रहा है। क्यों ज्यादा आ रहा है वो आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो आपने दो लिक्विड्स को मिक्स किया है तो जो नई इंटरेक्शन बन रही है वो वीक हो रही है। तो यहां पर जो टोटल प्रेशर ऑब्जर्व्ड आ रहा है वो भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, जो कि राउल्ट से कैलकुलेट किया गया, उससे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, यहां पर आपकी इंटरेक्शन कैसी हुई है, स्ट्रॉन्ग, तो वेपर कम बनेंगे। वेपर कम बनेंगे तो ऑब्जर्व्ड पार्शियल प्रेशर राउल्ट लॉ से जो कैलकुलेट किया जाएगा उससे कम आएगा। सिमिलरली बी का पार्शियल प्रेशर जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाएगा वो थ्योरेटिकल वैल्यू से कम आएगा। जो आपका टोटल प्रेशर आ रहा है वो भी आपके थ्योरेटिकल टोटल प्रेशर से कम आ रहा है, क्योंकि इंटरेक्शंस क्या हुई हैं, स्ट्रांग हुई हैं। ओके, इसके बाद अब आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी इंटरेक्शंस यहां पर वीक हुई हैं। अगर जो नए बॉन्ड बने हैं वो वीक बने हैं, इसका मतलब उसकी एनर्जी हाई हुई है। हाई हुई है मतलब उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की है। एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो प्रोसेस कैसा रहा होगा, एंडोथर्मिक रहा होगा। प्रोसेस कैसा रहा होगा, ये एंडोथर्मिक रहा होगा। तो यहां पर आपका एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव रहने वाला है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो। अब अगर यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो यहाँ पे बेसिकली सॉल्यूशन है जो वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि आपकी जो ए बी इंटरेक्शन है वो स्ट्रांग हो गई। स्ट्रांग हो गई मतलब जो नई इंटरेक्शन हुई है उनकी एनर्जी लो हुई होगी, क्योंकि जो स्टेबल चीजें होती हैं उनकी एनर्जी लो हो जाती है। और अगर उनकी एनर्जी लो हुई है इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है। अगर रिलीज हुई है तो एंथैल्पी चेंज क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है, लेस देन जीरो। मतलब प्रोसेस कैसा रहा होगा, एक्सोथर्मिक रहा होगा। और क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग है वो भी ग्रेटर देन जीरो रहता है। यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग है वो लेस देन जीरो रहता है। बट एक चीज है, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सॉल्यूशन बन रहा है। सॉल्यूशन बन रहा है तो पार्टिकल्स की रैंडमनेस बढ़ रही है, तो एंट्रोपी चेंज दोनों ही केसेस में ग्रेटर देन जीरो रहता है। क्योंकि प्रोसेस हो रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, तो गिब्स एनर्जी चेंज दोनों में क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही केसेस में प्रोसेस हो रहा है। अब ये चीज थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। अब अगर हम यहां पे बात करें एग्जांपल्स की, तो पॉजिटिव डेविएशन में हमारे पास जनरली अगर आपको क्या दिख जाए, एग्जांपल में जैसे हम ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल प्लस एसीटोन, ये दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स हैं। चलिए समझते हैं कि क्यों आई पॉजिटिव डेविएशन, क्या हुआ ऐसे। तो ये आपके पास दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स थे। अगर आप प्योर इथेनॉल को देख रहे हैं तो आपके पास इथेनॉल होती है CH3CH2OH। तो अगर आपके पास प्योर इथेनॉल है तो वहां पे सारे पार्टिकल्स इथेनॉल के ही रहे होंगे। तो यहां पर हो रखी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर डेल माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर डेल प्लस कैरी होगा। तो अगर आप प्योर इथेनॉल को देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, वहीं पर अगर आप एसीटोन को देख रहे हैं तो एसीटोन आपके पास कुछ ऐसा है दिखने में, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन, तो ये एक डाइपोल बन रहा है। सिमिलरली अगर आप दूसरा एसीटोन का मॉलिक्यूल देखेंगे तो यहां पर भी डेल प्लस डेल माइनस होगा, तो ये भी एक डाइपोल बन रहा है। तो यहां पर आपको जो इंटरेक्शन देखने को मिल रही है वो कौन सी है, वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, अब आपने दोनों लिक्विड्स को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया तो यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे, ये यूनिफॉर्मली मिक्स होंगे तो बेसिकली होगा क्या, जो एल्कोहल है इथाइल एल्कोहल, उसके बीच में एसीटोन के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो उसे होगा क्या, अब अगर दो एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में एसीटोन आ जाएगा तो उसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब जो बॉन्ड हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं बेटा, वीक हो रहे हैं। बॉन्ड अगर वीक हो रहे हैं तो वेपोराइजेशन ज्यादा होगी, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा आएगा। इसी को कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। फिर यहीं पर अगर हम बात करें नेगेटिव डेविएशन की, तो इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, जैसे क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। तो यहां पे समझते हैं कि नेगेटिव डेविएशन क्यों आता है। तो क्लोरोफॉर्म को अगर आप देखें तो ये आपके पास क्लोरोफॉर्म है जिसके पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। अब हम मिक्स कर रहे हैं, इसको मिक्स कर रहे हैं तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म मिक्स हो रहा है तो यूनिफॉर्मली मिक्स होगा। तो क्लोरोफॉर्म के बीच में कौन सा मॉलिक्यूल आ जाएगा, एसीटोन का मॉलिक्यूल आ जाएगा। ये आ गया एसीटोन। अब यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल माइनस। यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन के साथ, इसके ऊपर डेल माइनस है और इसके ऊपर डेल प्लस है, ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले आपके पास जो इंटरेक्शन थी वो कौन सी थी, डाइपोल डाइपोल, और अब इंटरेक्शन कैसी हो रही है, अब हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रही है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो रही है तो वेपर्स कम बनेंगे, तो आपका जो वेपर प्रेशर है वो एक्सपेक्टेड से कम आएगा। तो इसको कहा जाता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ। तो ये रीजन था जिसकी वजह से जो सॉल्यूशंस है, जब उनको डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन आती है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ एग्जांपल्स लिखना चाहें पॉजिटिव डेविएशन के, तो आपके पास एग्जांपल है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल प्लस वाटर, इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टॉलिन। तो ये आपके पास वो सॉल्यूशंस हैं जो पॉजिटिव डेविएशन देते हैं फ्रॉम रॉल्ट लॉ। और यहाँ पे हम लिस्ट करते हैं कुछ नेगेटिव डेविएशंस वालों को। तो नेगेटिव डेविएशन में आपके पास जनरली एसिड प्लस वाटर होता है। अगर आपको एसिड्स नजर आ जाए तो आप उसको सीधा टिक कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि वो आपको नेगेटिव डेविएशन देने वाला है। तो पहला एग्जांपल है जैसे हमारे पास नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर,
HCl प्लस वाटर, एसिटिक एसिड प्लस पेरिडीन। एसिड्स अगर नजर आ रहे हैं तो समझ जाना कि आपके पास नेगेटिव डेविएशन का केस है। उसके बाद आपके पास है एसीटोन प्लस एनिलीन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। तो ये आपके पास वो सॉल्यूशंस है जो नेगेटिव डेविएशन देते हैं फ्रॉम रॉल्ट लॉ। तो अब जरा इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशंस ऑफ लिक्विड, क्योंकि जब आप सॉल्यूशन बना रहे हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशंस लेते हैं और उस पर प्लॉट करते हैं ग्राफ को। तो यहाँ पर आपने ए को 0% लिया है तो आपका बी मैक्सिमम रहा होगा। तो पहले हम एक आइडियल कर्व बना लेते हैं, हमारे पास जो आइडियल सॉल्यूशंस की कर्व होती हैं। तो ये आपके पास आइडियल सॉल्यूशन की कर्व है। तो जब ए के लिए आप प्लॉट करते हैं तो आपको देखने को मिलता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। तो आपकी कर्व आइडियल कर्व से ऊपर की तरफ बनाई जाती है। सिमिलरली जो आपका बी है वो भी पॉजिटिव डेविएशन दे रहा था फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। और ये आपकी टोटल कर्व जो आ रही है वो भी पॉजिटिव डेविएशन दे रही थी फ्रॉम रॉल्ट लॉ। अब यहां पर एक बात समझने वाली है कि अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंट लिया है, तो इस पॉइंट पर मेरे पास ए रहा होगा 10%, जो लिक्विड ए है वो मैंने 10% के आसपास लिया है, और मेरा बी लिक्विड 90% के आसपास रहा होगा। इस कॉम्पोजिशन पर लिक्विड्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रही है, जिसकी वजह से जो इंटरेक्शन है वो वीक हो रही है। इसकी वजह से तो वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप कॉम्पोजिशन को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे ए की कॉम्पोजिशन को आप बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हुआ, जो इंटरेक्शन है वो वीक होती गई होती गई होती गई। अब एक पॉइंट आया, ये पॉइंट यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास एक कॉम्पोजिशन है लिक्विड की। तो यहां पर जस्ट एज्यूम कर रहे हैं हम कि यहां पर ए हमारे पास लगभग 70% है, तो बी कितना रहा होगा, 30% रहा होगा। मतलब अगर आपने इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए ए और बी इस रेशियो में लिए हैं, 70-30 रेशियो में लिए हैं, तो इस पॉइंट पर जो इंटरेक्शन है वो वीकेस्ट है। कैसे वीकेस्ट कैसे है, क्योंकि इस पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है। तो इस कॉम्पोजिशन पर आपका जो इंटरेक्शन है वो वीकेस्ट हो चुका है। ऐसे को कहा जाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अगर आपकी इंटरेक्शन वीकेस्ट हुई है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ होगा, अगर आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो गई हैं तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब एजियोट्रॉप क्या होता है उसको हम आगे समझेंगे। फिलहाल यहां पर एक बात हमें लिखनी है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation from Raoult law are called minimum boiling azeotrope। और इसके बाद अगर आप आगे की तरफ देखेंगे तो फिर से जब आप ए की कॉम्पोजिशन को बढ़ा रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने लगी हैं, तभी तो वेपर प्रेशर में गिरावट आ रही है। आइडियल से तो ज्यादा ही आ रहा है, बट उसके आगे जो हमारा डेविएशन था वो
कम होता जा रहा है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसके आगे क्या होती गई हैं, स्ट्रांग होती गई हैं। यहां पर नॉन आइडियल की अगर हम देखें तो ये आपके पास है वेपर प्रेशर, ये आपके पास है कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड्स। यहां पर आपके पास ए आपने 0 रखा, फिर बढ़ाते गए ए को बढ़ाते गए तो बी को क्या करते गए, कम करते गए। इस तरफ अगर आप यहां से यहां आएंगे तो बी को बढ़ा रहे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशंस पर आपका प्लॉट है, एक्सपेरिमेंटल प्लॉट है। तो ये तो आपके पास आइडियल कर्व है जो आपने एक्सपेक्ट की थी। ये आपके पास टोटल कर्व है। फिर जब आपने ए के लिए प्लॉट करना शुरू किया तो आपको एक्सपेक्टेड प्रेशर से कम प्रेशर मिल रहा है, तो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव डेविएशन को दिखा रहा है। ये एक्सपेक्टेड प्रेशर से कम वेपर प्रेशर आ रहा है, और जो आपका टोटल प्रेशर आ रहा है वो भी एक्सपेक्टेड से कम आ रहा है। ठीक है, अगेन इसको भी समझते हैं। इस पॉइंट पर आपके पास ए 80% रहा होगा और बी 20% रहा होगा। तो ये आपके पास कुछ वेपर प्रेशर आया जो कि टोटल से तो कम ही है, एक्सपेक्टेड से तो कम ही है, नेगेटिव डेविएशन आ रही है। अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, नेगेटिव डेविएशन तो आ ही रही है, और कम होता जा रहा है, और कम होता जा रहा है। अगर वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप बी की कॉम्पोजिशन को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती जा रही हैं। अब ये एक पॉइंट आया जहां पर आपका बी, एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर बी हमारा कुछ लगभग 70% रहा होगा, तो ए कितना रहा होगा, 30%। इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो चुकी हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट हो चुकी है, तभी तो वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है। अगर इस पूरी कर्व को देखा जाए तो सबसे कम वेपर प्रेशर यहां पर आ रहा है। उसके आगे जब आप बढ़ रहे हैं फिर से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इसके आगे जो कॉम्पोजिशन है आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती जा रही हैं, वीक होती जा रही हैं। बट इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर आप कह सकते हैं कि आपकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हुई हैं। तो अगर इस कॉम्पोजिशन पर आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हुई हैं तो आपका बॉइलिंग पॉइंट, जो उस कॉम्पोजिशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो यहाँ पे जस्ट हमें एक बात ऐड करनी है, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं वो तो अभी हम आगे समझेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing negative deviation from Raoult's law are called maximum boiling azeotrope। तो जितने भी एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सॉल्यूशंस के लिए थे पॉजिटिव डेविएशन में, वो सारे के सारे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म करेंगे, और जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए थे नेगेटिव डेविएशन में वो सारे के सारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं एजियोट्रॉप्स की। अगर हम एजियोट्रॉप की बात करें तो उससे पहले आप ये समझें एजियोट्रॉप होता क्या है। सच कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर which boils like a pure liquid, which boils like a pure liquid।
बेसिकली एजियोट्रॉप है क्या? एजियोट्रॉप एक लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है। तो बेटा अगर आपने एक दो लिक्विड्स को अगर आपस में मिक्स किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि उन दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहने वाला है? अलग अलग रहने वाला है। तो उनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं? आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जब लिक्विड लिक्विड मिक्सचर बना रहे हैं तो एक ऐसा कॉम्पोजिशन बनता है जो एक प्योर लिक्विड की तरह बॉयल करता है। मतलब आप उस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर उन दोनों लिक्विड्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग नहीं कर पाएंगे। तो जरा समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। तो आपने अभी अभी दो ग्राफ देखे हैं। आपने एक ग्राफ देखा है पॉजिटिव डेविएशन का और आपने अभी एक ग्राफ देखा है नेगेटिव डेविएशन का। तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा है। कुछ ऐसा कर्व था आपके पास पॉजिटिव डेविएशन का। और कुछ ऐसा कर्व था आपके पास नेगेटिव डेविएशन का। ठीक है, तो ये ग्राफ था हमारा वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड्स। ये भी था हमारे पास वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, इसी को जरा हम कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर कॉम्पोजिशन कर्व में। इसी ग्राफ को हम कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर कॉम्पोजिशन कर्व में। तो कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल है, एक बेसिक सी बात समझें आप। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आपका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये आपका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट पर आते आते आपका वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो चुका था। वेपर प्रेशर बढ़ने की वजह क्या होती है कि आपकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो वीक हो रही हैं। अगर बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हो रही हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हो रही हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा होगा। तो अगर मैं इसी ग्राफ को टेम्परेचर की टर्म में प्लॉट करूं तो आपका दोनों को दिखाना पड़ेगा। तो ये आपका वेपर प्रेशर था। वेपर प्रेशर कम था तो इसका मतलब आपका उस टाइम पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहा होगा। आगे की तरफ आपका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो रही हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक पॉइंट आया जहां पर आपका वेपर प्रेशर क्या हो चुका था? मैक्सिमम हो चुका था। तो उस टाइम पर आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका होगा? मिनिमम हो चुका होगा। उसके बाद फिर वेपर प्रेशर डिक्रीज होने लगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने लगा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगा होगा। तो ये आपके पास टेम्परेचर कॉम्पोजिशन कर्व है। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। मान ले आपके पास यहां पर A है तो कुछ B भी रहा होगा, यहां पर भी A है तो कुछ B रहा होगा। तो आपके पास आप समझिए, यहां पर हम ड्रॉ करते हैं टाई लाइन। टाई लाइन से पहले क्या होता है? बेसिकली आप इसके ऊपर एक कर्व ड्रॉ कर लें और आप इसके ठीक नीचे एक कर्व ड्रॉ कर लें। इसको फेज डायग्राम कहा जाता है। सिमिलरली आप इसके ऊपर एक कर्व ड्रॉ कर लें, आप इसके ठीक नीचे एक कर्व ड्रॉ कर लें, इसको फेज डायग्राम कहा जाता है। तो बेसिकली ये जो ऊपर वाला कर्व है ये रिप्रेजेंट करता है वेपर फेज को जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, और ये जो नीचे वाला कर्व है ये रिप्रेजेंट करता है लिक्विड फेज को। समझते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जैसे मान लें आपको एक लिक्विड दी, आपने एक लिक्विड बनाया, ये लिक्विड है, उसकी कुछ कॉम्पोजिशन रही होगी। यहाँ पर आपके पास A रहा होगा 20% और यहाँ पे आपके पास B रहा होगा 80%। ठीक है, अब आपको कहा गया कि इन दोनों ये जो लिक्विड मिक्सचर आपने बनाया है इसको अलग करिए। तो आप क्या करेंगे? इसको
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लेंगे, डिस्टिलेशन फ्लास्क लेंगे, उसको गर्म करना शुरू करेंगे, गर्म करेंगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, राइज करेगा राइज करेगा। ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट आ चुकी है, ये इस लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। अब अगर आप इसके ऊपर एक टाई लाइन ड्रॉ कर लें, टाई लाइन, ये एक टाई लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है आपको, तो आप देख सकते हैं कि ये एक जगह वेपर फेस को टच करेगा और एक जगह लिक्विड फेस को टच करेगा। मतलब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब आप इसको गर्म कर रहे हैं तो आपको वेपर्स मिल रहे हैं, ये वेपर की कर्व है, तो आपको वेपर किसके मिलेंगे, आपका जो वेपर फेस है, क्योंकि आप इस तरफ अगर आगे बढ़ेंगे तो ए की कॉम्पोजिशन बढ़ रही है, मतलब आपको वेपर फेस में कौन ज्यादा मिलेगा, आपको वेपर्स मिलेंगे ए के, मतलब वेपर्स किसके बन रहे होंगे, वेपर्स ऑफ ए। और लिक्विड फेस में आपको कौन मिल रहा होगा, नीचे वाली लिक्विड की कर्व है, तो यहां पे कौन ज्यादा रहा होगा, इस तरफ बी मैक्स है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपने एक कॉम्पोजिशन बनाई थी तो आपके पास नीचे कौन बचा होगा, यहाँ पर आपके पास लिक्विड में कौन रिच रहेगा, लिक्विड में आपके पास बी रिच रहेगा। ए तो वेपर पे ज्यादा बन रहा है, ए के तो वेपर बन रहे हैं, तो यहां से आपके वेपर्स बनेंगे, उनको आप आगे यहाँ पे कंडेंस कर लेंगे, तो यहां पर आपके पास एक कंटेनर में बी बचेगा और यहां पर आपके पास क्या बचेगा, ए बचेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यस, इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन को आप अलग अलग कर पा रहे हैं, आपके पास वेपर्स बने ए के, तो आप इसको अलग अलग कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन की बात करें, इस कॉम्पोजिशन की बात करें, इस कॉम्पोजिशन को देखें जरा, यहां पे भी आपके पास कुछ रहा होगा, लाइक ए 60% रहा होगा, कॉम्पोजिशन कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं वही होगा। ए आपके पास कुछ 60% रहा होगा और बी आपने कुछ 40% लिया है। अब आप इसको हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, अब ये कॉम्पोजिशन पे यहां टच हो रहा है इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो दोनों के दोनों इक्वली किस में कन्वर्ट होंगे, दोनों के दोनों इक्वली वेपर फेस में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर आप टाई लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और अगर आप इससे नीचे रहेंगे तो दोनों के दोनों आपको किस में मिलेंगे, लिक्विड फेस में मिलेंगे। तो ये वो एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन है बेटा जहां पर आप इस लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कॉम्पोजिशन को क्या कहा जाता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यहां पर आपका जो लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है वो एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है कि दोनों कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। अगर इससे ऊपर टेम्परेचर को लेके जा रहे हैं तो दोनों इवेपोरेट हो रहे हैं, मतलब दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। तो सिमिलरली यही चीज आप किसमें देख सकते हैं, और इसी कॉम्पोजिशन को क्या कहा जाएगा, एजियोट्रॉप कहा जाएगा, क्योंकि ये किसका केस था, पॉजिटिव डेविएशन का, तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हुआ होगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, इस कॉम्पोजिशन को क्या कहा जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहा जाएगा। चलो यही चीज हम अब नेगेटिव डेविएशन के प्लॉट में समझते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा हो यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है। इसको अगर आप एक दो बार अच्छे से देखेंगे, लिखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आएगी कि एजियोट्रॉप्स क्या है। सिमिलरली यहां पर आपके पास वेपर प्रेशर कुछ ये है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहा होगा, वेपर प्रेशर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहा होगा, कुछ कम रहा होगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो कम होता जा रहा है, वेपर प्रेशर अगर कम होता जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा होगा, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती जा रही हैं, स्ट्रांग होती जा रही हैं। उसके बाद यहां पर आपने देखा कि यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट हो चुकी थी, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो चुका होगा। फिर आपने देखा कि फिर से आपका जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो गया, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होना शुरू हो चुकी हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे मैंने इसको ऊपर क्यों बनाया, इसको नीचे क्यों बनाया है, ये ए की कर्व है, ये ए का बॉइलिंग पॉइंट है और ये बी का है। हमने शुरू में बोल दिया था कि ए ज्यादा वॉलेटाइल है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट
कम ही रहा होगा। ज़्यादा वॉलेटाइल है, वेपर ज़्यादा बना रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहा होगा, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम बनाया गया है। ठीक है, अब आप इसके ऊपर बनाए फेज डायग्राम। एक कर्व ऊपर की तरफ, एक कर्व नीचे की तरफ, एक कर्व ऊपर की तरफ, एक कर्व नीचे की तरफ। ये जो ऊपर वाली कर्व है ये वेपर फेज को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो नीचे वाली कर्व है ये लिक्विड फेज को रिप्रेजेंट करती है। फिर से वही बात समझते हैं। मान के चलें आपके पास ये कोई सॉल्यूशन आपको बना के दिया गया है जिसमें A 10% रहा होगा, B 90% रहा होगा। कहा गया अलग करें, तो क्या आप इसको अलग कर पाएंगे? आपने गर्म करना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, ये यहाँ टच हो रहा है। यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं टाई लाइन। यस, यू कैन ड्रॉ और हॉरिजॉन्टल लाइन हियर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इससे ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे, तो आपका जो वेपर फेस है बेटा, ये ऊपर वाला वेपर फेस होता है, तो वेपर में आपको कौन रिच मिलेगा? तो यहां पर आपको पता है बी की कॉम्पोजिशन ज्यादा रही होगी, तो आपको वेपर्स किसके मिल रहे होंगे? वेपर ज्यादा मिल रहे होंगे बी के, तो वेपर बन जाएंगे, उनको आप आगे कंडेंस कर लेंगे। और लिक्विड में कौन रिच रहेगा? लिक्विड में रिच रहेगा आपका, इस तरफ कौन बढ़ रहा है? इस तरफ ए बढ़ रहा है, इस तरफ बी बढ़ रहा है। इधर आ रहे हैं अगर आप तो बी की कॉम्पोजिशन बढ़ रही है, और अगर उधर जा रहे हैं तो आप ए की कॉम्पोजिशन बढ़ रही है। ठीक है, तो लिक्विड में ए बचेगा, तो ए लिक्विड में रह गया और बी के वेपर बन गए, तो ये अलग अलग हो गया। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, ये कोई कॉम्पोजिशन रही होगी जहां पर ए 40% रहा होगा, बी 60% रहा होगा। आपने इसको बॉयल करना शुरू किया, ये पॉइंट आ गया जहां पे उसका बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो दोनों ही लिक्विड इवेपोरेट हो जाएंगे, और अगर इसके नीचे रहेंगे दोनों ही लिक्विड फेस में रहेंगे। इस पॉइंट पर आप टाई लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक ऐसा कॉम्पोजिशन है जहां पर आप लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को अलग नहीं कर सकते, मतलब दे आर बिहेविंग लाइक अ प्योर लिक्विड। ऐसे ही मिक्सचर को क्या कहा जाता है? एजियोट्रॉप कहा जाता है। अब क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हुआ है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इस कॉम्पोजिशन को मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये आपके पास है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और ये है आपके पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। थैंक यू।